जानलेवा चुनौती। ये कहानी बंटवारे से पहले अंग्रेजी राज की है। उस समय लोगों के स्वास्थ्य बहुत अच्छे हुआ करते थे। बीड़ी, सिगरेट, वनस्पति घी का प्रयोग नहीं हुआ करता था। उस जमाने के लोग बहुत निडर होते थे। हत्या, डकैती की कोई घटना हो जाती थी तो पुलिस और जनता उसमें रुचि लिया करती थी। गांवों में पुलिस आ जाती तो पूरे गांव में खबर फैल जाती कि थाना आया हुआ है। एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर इंग्लैंड से रावलपिंडी स्थानांतरित होकर आया था। जब भी कोई नया अंग्रेज अधिकारी आता तो उसे उस इलाके की पूरी जानकारी कराई जाती थी, जिससे वह अच्छा कार्य करके अपनी सरकार का नाम ऊंचा कर सके। उस अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को बताया गया कि भारत में अनोखी घटनाएं होती हैं, जिनमें डाके और चोरियां शामिल हैं। अपराधियों की खोज करना बहुत कठिन होता है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि सुनकर हैरानी होती है। नए अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने एसपी से कहा कि मेरे बंगले पर 24 घंटे पुलिस की गार्ड रहती है, साथ ही 2 खूंखार कुत्ते भी। इसके अलावा मेरे इलाके में पुलिस भी रहती है। रात भर लाइट जलती है। क्या ऐसी हालत में भी चोर मेरे घर में चोरी कर सकता है? एसपी ने जवाब दिया कि ऐसे में भी चोरी की संभावना हो सकती है। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता। इतनी सावधानी के बावजूद कोई चोरी कैसे कर सकता है? एसपी ने कहा, अगर आप आजमाना चाहते हैं तो एक काम करें, एक इश्तहार निकलवा दें जिसमें ये लिखा जाए कि अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर अगर कोई चोरी करके निकल जाए तो उसे 500 रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा। अगर वो पुलिस या कुत्तों द्वारा मारा जाता है तो अपनी मौत का वह स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर वो मौके पर पकड़ा या मारा नहीं गया तो पेश होकर अपना इनाम ले सकता है। उसे गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा और न ही कोई सजा दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने एसपी की बात मान ली। इश्तहार छपाकर पूरे शहर में लगा दिए गए। इश्तहार निकलने के 2 महीने बाद ये बात उड़ते उड़ते चकवाल गांव भी पहुंची। उस जमाने में गांवों के लोग शाम को चौपालों पर एकत्र होकर गपशप किया करते थे। चकवाल की एक ऐसी चौपाल पर अमीर नाम का आदमी बैठा हुआ था जो 10 नंबरी था। उसने वहीं डिप्टी कमिश्नर के इश्तहार वाली बात सुनी। उसने लोगों से पूछा कि 2 महीने बीतने पर भी वहां चोरी करने कोई नहीं आया क्या? एक आदमी ने उसे बताया कि पिंडी से आए एक आदमी ने बताया था कि उस बंगले में किसी की हिम्मत नहीं है जो चोरी कर सके। वहाँ चोरी करने का मतलब है अपनी मौत का न्योता देना। अमीर ने उसी समय फैसला कर लिया कि वह उस बंगले में चोरी जरूर करेगा। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर को वह ऐसा सबक सिखाएगा कि वह पूरी जिंदगी याद रखेगा। उसने अपनी योजना के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कुत्तों के लिए उसने बैलों के 2 सींग लिए और देशी घी की रोटियों का चूरमा बनाकर उन सींगों में इस तरह से भर दिया कि कुत्ते कितनी भी कोशिश करें रोटी ना निकल सके। उस जमाने में रेल के अलावा सवारी का कोई साधन नहीं था। गांव के लोग 30-40 मील तक की यात्रा पैदल ही कर लिया करते थे। चूंकि अमीर 10 नंबरी था इसलिए कहीं बाहर जाने से पहले इलाके के नंबरदार से मिलता था। इसलिए अमीर सुबह जाकर उससे मिला, जिससे उसे लगे कि अमीर गांव में ही है। चकवाल से रावलपिंडी का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। अमीर दिन में ही पैदल चलकर डिप्टी कमिश्नर की कोठी के पास पहुंच गया। उसने संतरियों को कोठी के पास ड्यूटी करते हुए देखा। बंगले के बाहर की दीवार आदमी की कमर के बराबर ऊंची थी। बंगले के अंदर संतरों के पेड़ थे और बड़ी संख्या में फूलों के पौधे भी थे। बंगले के चारों ओर लंबे लंबे बरामदे थे। बरामदे के 4 फुट चौड़े पिलर थे। अमीर को अंदर जाकर कोई भी चीज चुरानी थी और यह साबित करना था कि भारत में एक ऐसी भी जाति है जो बहुत दिलेर है और जान की चिंता किए बिना हर चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार रहती है। जब आधी रात हो गई तो वह बंगले की दीवार से लगकर बैठ गया और संतरियों की गतिविधि देखने लगा। जिन सींगों में घी लगी रोटियों का चूरमा भरा था उसमें वे सींग बड़ी सावधानी से अंदर की ओर रख दिए। वो खुद दीवार से 10-12 गज दूर सरक कर बैठ गया। कुत्तों को घी की सुगंध आई तो वे सींगों में से चूरमा निकालने में लग गए। फिर दोनों कुत्ते सींगों को घसीटते हुए काफी दूर अंदर ले गए। अब अमीर ने संतरियों को देखा। वे 4 थे। बरामदे में इधर से उधर घूमते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक दूसरे को क्रॉस
करते थे। संतरी राइफल लिए हुए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि 2 महीने से भी ज्यादा बीत चुके हैं। अब किसी में यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। वैसे भी वह थके हुए लग रहे थे। अमीर दीवार फांदकर पौधों की आड़ में बैठ गया। वह ऐसे मौके की तलाश में था जब संतरियों का ध्यान हटे और वह बरामदे से होकर अंदर चला जाए। उसे यह मौका जल्दी ही मिल गया। क्रॉस करने के बाद जब संतरियों की पीठ एक दूसरे के विपरीत थी, अमीर जल्दी से कूदकर बरामदे के पिलर की आड़ में खड़ा हो गया। अमीर फुर्तीला था, दौड़ता हुआ ऐसा लगता था मानो जहाज उड़ा रहा हो। उसे यकीन था कि काम हो जाने के बाद अगर वह बंगले के बाहर निकल गया तो संतरियों का बाप भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। दूसरा अवसर मिलते ही वह कमरे का जाली वाला दरवाजा खोलकर कमरे में पहुंच गया। लकड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। चारों ओर देखकर वह बंगले के बीचों बीच वाले कमरे के अंदर पहुंचा। उसने देखा कमरे के बीच में बहुत बड़ा पलंग था। उस पर एक और साहब सोया हुआ था और दूसरी ओर उसकी मेम सो रही थी। मध्यम लाइट जल रही थी। कमरे में लकड़ी की 2-3 अलमारियां थीं, चमड़े के सूटकेस भी थे। उसने एक सूटकेस खोला, उसमें चांदी के सिक्के थे। उसने एक एक करके सिक्के अपनी अंटी में भरने शुरू कर दिए। जब अंटी भर गई तो उसने मजबूती से गांठ बांध ली। वह निकलने का इरादा कर ही रहा था कि उसकी नजर सोई हुई मेम के गले की ओर गई, जिसमें मोतियों की माला पड़ी थी। मध्यम रोशनी में भी मोती चमक रहे थे। उसने सोचा अगर यह माला उतारने में सफल हो गया तो चैलेंज का जवाब हो जाएगा। मेम और साहब गहरी नींद में सोए हुए थे। उसने देखा कि माला का हुक मेम की गर्दन के दाईं ओर था। उसने चुपके से हुक खोलने की कोशिश की। हुक तो खुल गया, लेकिन मेम ने सोती हुई हालत में अपना हाथ गर्दन पर फेरा और साथ ही करवट बदलकर दूसरी ओर हो गई। अब माला खुलकर उसकी गर्दन और कंधे के बीच बिस्तर पर पड़ी थी। अमीर तुरंत पलंग के नीचे हो गया। 5 मिनट बाद उसे लगा कि अब मेम फिर गहरी नींद में सो गई। उसने पलंग के नीचे से निकलकर धीरे धीरे माला को खींचना शुरू कर दिया। माला निकल गई। उसने माला अपनी लुंगी की दूसरी ओर अंटी में बांध ली। अमीर जाली वाले दरवाजे की ओट में देखता रहा कि संतरी कब इधर उधर होते हैं। उसे जल्दी ही मौका मिल गया। वह जल्दी से खंभे की ओट में खड़ा होकर बाहर निकलने का मौका देखने लगा। कुत्ते अभी तक सींग में से रोटी निकालने में लगे हुए थे। उसे जैसे ही मौका मिला, वह दीवार फांदकर बाहर की ओर कूदकर भागा। संतरी होशियार हो गए और जल्दबाजी में अंशंत गोलियां चलाने लगे, लेकिन उनकी गोली अमीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। वह छोटे रास्ते से पगडंडियों पर दौड़ता हुआ रात भर चलकर अपने घर पहुंच गया। बाद में अमीर को पता लगा कि गोलियों की आवाज सुनकर मेम और साहब जाग गए थे। जागते ही उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा। सिक्कों की चोरी को उन्होंने मामूली घटना समझा, लेकिन जब मेम साहब ने अपनी माला देखी तो उसने शोर मचा दिया। वो कोई साधारण माला नहीं थी, बल्कि अमूल्य थी। एसपी साहब और नगर के सभी अधिकारी एकत्र हो गए। उन्होंने नगर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन चोर का पता नहीं लगा। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर हैरान था कि इतनी सिक्योरिटी के होते हुए चोरी कैसे हो गई। उसने कहा कि चोर हमारी माला वापस कर दे और अपनी 500 रुपए के इनाम की रकम ले जाए। साथ में उसे एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इश्तहार लगाए गए, अखबारों में खबर छपाई गई, लेकिन 6 माह गुजरने के बाद भी चोर सामने नहीं आया। दूसरी तरफ मेम साहब तंग कर रही थी कि उसे हर हालत में अपनी माला चाहिए। माला की फोटो हर थाने में भिजवा दी गई। साथ ही कह दिया गया कि चोर को पकड़ने वाले को इनाम दिया जाएगा। उधर अमीर चोरी के पैसों से अपने घर का खर्च चलाता रहा। उस समय चांदी का 1 रुपया आज के 200-300 से ज्यादा कीमत का था। अमीर के घर में पत्नी और एक बेटी थी। बिना काम किए अमीर को घर बैठे आराम से खाना मिल रहा था। उसने सोचा, पेश होकर अपने लिए क्यों झंझट पैदा करे, हो सकता है उसे जेल में डाल दिया जाए। उसकी पत्नी ने माला को साधारण समझकर एक मिट्टी की डोली में डाल रखा था। एक दिन उसने उस माला के 2 मोती निकाले और पास के एक सुनार के पास गई। उसने सुनार से कहा कि उसकी बेटी के लिए 2 बालियां बना दे और उनमें एक मोती डाल दे।
सुनार ने उन मोतियों को देखकर अमीर की पत्नी से कहा, यह मोती तो बहुत कीमती हैं। तुम्हें ये कहाँ से मिले? उसने झूठ बोलते हुए कहा, मेरा पति गांव के तालाब की मिट्टी खोद रहा था, ये मोती मिट्टी में निकले हैं। मैंने सोचा बेटी के लिए बालियां बनवाकर उसमें ये मोती डाल दूं, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। सुनार ने उसकी बातों पर यकीन करके बालियां बना दी। उसने अपनी बेटी के कानों में बालियां पहना दी। दुर्भाग्य से एक दिन अमीर की बेटी अपने घर के पास बैठी रो रही थी। तभी एक सिपाही जो किसी केस की तफ्तीश के लिए नंबरदार के पास जा रहा था, उसने रास्ते में अमीर के घर के सामने लड़की को रोते हुए देखा। देखकर ही वह समझ गया कि किसी गरीब की बच्ची है, माँ इधर उधर गई होगी, इसलिए रो रही होगी। लेकिन जब उसकी नजर बच्ची के कानों पर पड़ी तो चौंका। उसकी बालियों में मोती चमक रहे थे। उसे लगा कि वे साधारण मोती नहीं हैं। उसने नंबरदार से पूछा कि यह किसकी लड़की है। उसने बता दिया कि वह अमीर की लड़की है जो 10 नंबरी है। हवलदार को कुछ शक हुआ। उसने पास जाकर मोतियों को देखा तो वे मोती फोटो वाली उस माला से मिल रहे थे जो थाने में आया था। उसने अमीर को बुलवा कर कहा कि वो बच्चे की बालियां थाने ले जा रहा है, जल्दी ही वापस कर लौटा देगा। थाने ले जाकर उसने चेक किया तो वे मोती मेम साहब की माला के निकले। अमीर पहले से ही संदिग्ध था, नंबरी भी। उसे थाने बुलवा कर पूछा गया कि ऊपर से 10 मोती उसे कहां से मिले। सब सच सच बता दे, नहीं तो मार मार कर हड्डी पसली एक कर दी जाएगी। पहले तो अमीर थानेदार को इधर उधर की बातों से उलझाता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि बिना बताए छुटकारा नहीं मिलेगा तो उसने पूरी सच्चाई उगल दी। उसके घर से माला भी बरामद कर ली गई। थानेदार बहुत खुश था कि उसने बहुत बड़ा केस सुलझा लिया है। अब उसकी पदोन्नति भी होगी और इनाम भी मिलेगा। अमीर को एसपी रावलपिंडी के सामने पेश किया गया। साथ ही डिप्टी कमिश्नर को सूचना दी गई कि मेम साहब की माला मिल गई है। डीसी और मेम साहब ने उन्हें तलब कर लिया। मेम साहब ने माला को देखकर कहा कि माला उन्हीं की है। डिप्टी कमिश्नर ने अमीर के हुलिये को देखकर कहा कि यह चोर वह नहीं हो सकता जिसने उनके बंगले पर चोरी की है, क्योंकि उस जैसे आदमी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि माला गले से उतार कर ले जाए। एसपी ने अमीर से कहा कि अपने मुंह से साहब को पूरी कहानी सुनाए। अमीर ने पूरी कहानी सुनाई और बीच बीच में सवालों के जवाब भी देता रहा। उसने ये भी बताया कि सोते में मेम साहब ने अपनी गर्दन पर हाथ भी फेरा था। डिप्टी कमिश्नर ने उसकी कहानी सुनकर यकीन कर लिया, साथ ही हैरत भी हुई। उन्होंने कहा, तुमने हमें बहुत परेशान किया है। अगर तुम उसी समय हमारे पास आ जाते तो हमें बहुत खुशी होती, लेकिन हम चूंकि वादा कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें तंग नहीं किया जाएगा। हम तुम्हें सलाह देते हैं कि बाकी की जिंदगी शरीफों की तरह गुजारो। अमीर ने वादा किया कि अब वो कभी चोरी नहीं करेगा। वह एक साधु का चेला बन गया और उसकी बात पर अमल करने लगा। लेकिन कहते हैं कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं जाता। वह छोटी मोटी चोरी फिर भी करता रहा। धीरे धीरे उसमें शराफत आती गई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।